अस्सलाम वालेकुम। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अफरोज खान और आप देख रहे हैं इमाम न्यूज चैनल। हर बात सच बात और सच के साथ हर खबर बताना ही हमारा उद्देश्य है। खबरों में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। इसराइल और हमास के बीच ताज़ा संघर्ष के दौरान गजा के फ़लस्तीनी घरों में बंद थे क्योंकि बाहर निकलने पर जान जाने का खतरा था। संघर्ष विराम होने के बाद ही वो बाहर निकले ताकि ये देख सकें कि इसराइल ने क्या किया है। लोग कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो चुकी उस इमारत के मलबे को देखने जुट गए जिसे इसराइल ने ज़मींदोज़ कर दिया था। कुछ जगहों पर सड़कें इस तरह के मलबे से बंद हो चुकी थी। बुलडोज़र चलाने वाले लगातार काम कर रहे थे। हालांकि इन सब में ऐसा कुछ नहीं था जो चौंकाने वाला हो। इस संघर्ष के दौरान जो कुछ हुआ उसे टीवी चैनलों ने भरपूर कवर किया, मगर इंसान चाहता है कि वो एक बार अपनी आंखों से खुद देख ले। इस्राएली नेता और सैन्य कमांडर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमास और गजा में सक्रिय दूसरे छोटे गुटों के आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यहाँ इमारत को हुआ नुकसान साफ नजर आता है, मगर गजा के सशस्त्र समूहों के समर्थकों के मनोबल की बात ही अलग है। 11 दिनों के युद्ध के बाद उनका मनोबल न सिर्फ बना हुआ है बल्कि ये बढ़ा हुआ नजर आता है। मैं ज़मीन के नीचे बनाए गए सैन्य ठिकानों को तो नहीं देख पाया, मगर यहाँ चर्चा है कि हमास इस बात से हैरान है कि इसराइल कैसे एकदम सुरक्षित माने जाने वाले अंडरग्राउंड ठिकानों में बैठे लोगों को भी निशाना बना पाया। गजा के कस्बे खान यूनुस में मैं उन 9 लड़ाकों के जनाजे में शामिल हुआ जो सुरंगों के नेटवर्क के उस हिस्से में मारे गए थे जिस पर इसराइल ने निशाना साधा था। खान यूनुस थम सा गया था। हजारों लोगों ने खेल के मैदान पर दुआ की और जब फलस्तीनी झंडों में लिपटे शवों को कब्रिस्तान की ओर ले जाया गया तो वो नारे लगाते रहे। इसराइल और हमास दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसराइली नेता गिना रहे हैं कि किन इमारतों को तबाह किया गया, हमास के किन कमांडरों और लड़ाकों को निशाना बनाया गया और मारा गया। इसके साथ ही इसराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम की कामयाबी की भी बात की जा रही है। सबसे पहले तो हमास अपना वजूद कायम रहने को जीत के तौर पर दिखाता है। जिस दिन संघर्ष विराम हुआ उस दिन गजा में हमास के नेता याह्या सिनवार सामने आए जो अब तक छिपे हुए थे। हालांकि हमास को इस बात का भी संतोष है कि उसे राजनीतिक रूप से भी फायदा हुआ है। गजा के केंद्र से लगभग 96 किलोमीटर दूर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हमास के समर्थन में नारे गूंजना दिखाता है कि हमास फलस्तीनियों को ये संदेश देने में सफल रहा है कि वो यरूशलेम पर उनके हक के लिए लड़ने और बलिदान करने के लिए तैयार है। इसराइल कहता है कि पूरा का पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है और इसे बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन फलस्तीनियों के विचार अलग हैं। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को फलस्तीनियों के नेता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। वो PLO और फलस्तीनी प्रशासन का नेतृत्व करते हैं जिसका काम इसराइल के कब्जे वाले इलाके के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी संभालना है। 1990 के ओस्लो समझौते के तहत फलस्तीनी प्रशासन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की सरकार में तब्दील होना था, लेकिन अब ये समझौता लगभग अप्रभावी हो गया है। हालांकि राष्ट्रपति के काम को लेकर फलस्तीनी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मई में होने वाले चुनाव रद्द करवा दिए। माना जा रहा था कि इस चुनावों में उनकी हार होती। फलस्तीनी 2006 के बाद से ही राष्ट्रपति या किसी भी विधानमंडल के लिए वोट नहीं कर पाए हैं। इसी बीच हमास का ये संदेश देना कि वो लोग आखिरी दम तक यरूशलेम के लिए लड़ेंगे उन फलस्तीनियों के दिल में उतर गया जो राष्ट्रपति अब्बास से नाराज हैं। फलस्तीनी इस बात से नाराज हैं कि इसराइल की कब्जा की गई जमीन पर यहूदियों को बसाए जाने को अब्बास रोक नहीं पाए, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। संघर्ष विराम के बाद इसराइल में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अब फिर से अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने की लड़ाई में जुट जाएंगे। हमास के साथ 11 दिन तक हुए संघर्ष से पहले भी वो यही कर रहे थे। नेतन्याहू पर मुकदमा चल रहा है और आरोप इतने गंभीर हैं कि वो अपने पिछले प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट की तरह भ्रष्टाचार के लिए जेल जा सकते हैं। 10 मई को जब हमास ने नाटकीय ढंग से यरूशलेम पर मिसाइल दागकर संघर्ष तेज कर दिया, उस वक्त नेतन्याहू अपना पद गंवाने के बेहद करीब थे। इसराइल में 2 सालों में 4 चुनाव हुए और चारों में किसी को निर्णायक बहुमत नहीं मिल पाया है। ऐसे में नेतन्याहू अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। लगभग 1 महीने तक कोशिशें करने के बाद भी नेतन्याहू संसद में 61 वोट हासिल करने लायक गठबंधन बनाने में असफल रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी यार लापिड ये ऐलान करने से कुछ दिन या शायद कुछ घंटे ही दूर थे कि उनके पास सरकार बनाने लायक वोट हैं। लेकिन संघर्ष शुरू होने के कारण लापिड की योजना खटाई में पड़ गई। अभी भी उनके पास बहुमत लायक वोट जुटाने का समय है, मगर माना जा रहा है कि शायद वो सफल ना हो और 5वीं बार चुनाव करवाने पड़े। इसराइल के सामने एक और चुनौती है। यहूदी बहुसंख्यकों और 20% आबादी वाले फलस्तीनी अरब अल्पसंख्यकों के बीच सह अस्तित्व और भाईचारे की भावना खत्म हो गई है।
नेतन्याहू के ध्रुवीकरण वाले बयानों और अतिवादी यहूदी राष्ट्रवादियों से करीबी बढ़ाने से हालात खराब हो गए हैं। इसराइल और हमास के बीच पहले से हुई लड़ाइयों की तरह ही इस बार का संघर्ष विराम भी एक अल्पकालिक ठहराव है। ना तो इससे विवाद सुलझा है और ना ही दोनों पक्ष शांत हुए हैं। यरूशलेम में हिंसा की शुरुआत ही इस आशंका को लेकर हुई थी कि फलस्तीनी परिवारों को उनके घर से निकाला जा सकता है और यहाँ पर और यहूदी आकर बस सकते हैं। इस मामले में अदालत ने अपने फैसले को इसलिए टाल दिया था ताकि हालात को शांत किया जा सके, मगर ये केस बंद नहीं हुआ है, इसमें फैसला आना ही है। ऐसे में इस संघर्ष विराम के लिए पहली बड़ी चुनौती इस्राएली अदालत की ओर से ही आ सकती। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हर बात सच बात और सच के साथ नई ताजा खबरों के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।